किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफे में बैठेंगे। ये हमने सोच रखा है कि अब बिल्कुल तुम्हारी ही तरह से झूठ बोले। मैं मोहब्बत में डूबी नहीं हूँ, मोहब्बत में अलर्ट हो गई हूँ। दो लड़का लड़की की कहानियां दिखाते हैं जिनके अंदर मोहब्बत है और उस मोहब्बत की वजह से वो घर तक छोड़ देते हैं। तब ऐसी मोहब्बतों को दिखा देना इस माशरे के लिए मुनासिब है। हमारी जिंदगी में है मोहब्बत, लेकिन मुझे मिली नहीं है। मैं अब तक उसकी तलाश में हूँ, तलाश में ही रहूंगी और तलाश में ही मर जाऊँ। कहते हैं कि मोहब्बत से हासिल कर लेने का ही नाम नहीं है, मतलब कसक रह जाना जरूरी है। चांदनी रातें जिसको अवार्ड मिला था वो मैंने 13 दिन में लिखी थी, 13 एपिसोड होते थे। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कमा रही हो तो वो कह दें कि लात मारते हैं हम शौहरों को और मर्दों को, भाड़ में गए। ये उसका दर्जा है, मैं सब उसको देती हूँ और उससे मांगती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा ड्रामा है सीमा गदल का जो सीमा गदल ने लिखा तो वो उनकी जिंदगी को पूरा अट्रैक्ट करता है। बच्चा पैदा करना है या नहीं करना या क्या करना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नहीं चलता। कम ज़र्फ है वो औरत जो कमा के ही कहती है, ताना देती है कि मैं कमाती हूँ। यहाँ दीवार पर मैंने चमकता चांद छोड़ा था, हंसी के मोतियों की एक माला थी जो तुमने गिफ्ट में दी थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एमएचए स्पीक्स। मेरे चैनल पे अमूमन सियासत पर गुफ्तगू होती है या मुख्तलिफ मसाइल का हम जिक्र करते हैं, लेकिन इन मसाइल का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से है और इन ज़िंदगियों की हकीकतें अगर ना जानें तो मसाइल को भी नहीं समझ सकते, ना ही उन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं ऐसी जगह पर आया हूँ, एक ऐसी शख्सियत से मिलने आया हूँ जो कि हमारे माशरे का एक आईना है, जो कि पेश करती हैं माशरे को, इस माशरे की अक्कासी करती हैं और बहुत बड़ी राइटर हैं, ड्रामा निगार हैं, शायर हैं, मोहतरमा सीमा गदल साहिबा। मैं मोहतरमा सीमा गदल साहिबा को एमएचए स्पीक्स में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, ये मेरे आवाज़ नहीं, ये बहुत अहम है। असल में ये मोबाइल से पता चलता है कि हम दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया में मौजूद हैं। सही बात है। मैं चाहूँगा कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ जहाँ हम आपकी ज़िंदगी पे करेंगे, उस ज़िंदगी का जो आपने इजहार अपनी शायरी में किया है, हाँ। पहले मैं उससे आगाज़ करूँ। उससे शुरू करो। ठीक। अच्छा, जो मुझे पसंद है बहुत, बिल्कुल। और जो लोगों को भी बहुत पसंद आई है। ये नज़्म का उन्वान है, किसी दिन शाम को आओ। किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफ़े में बैठेंगे, फिर एक कॉफ़ी के कप से निकलती भाप में माजी तलाशेंगे। ये हमने सोच रखा है कि अब बिल्कुल तुम्हारी ही तरह से झूठ बोलेंगे और अपने कांपते हाथों को अपनी गोद में रखकर, इन्हें तुमसे छुपाकर, बहुत ही मुस्कुराकर, तुम्हें फिर ये बताएंगे कि हम भी अब तुम्हारी ही तरह से खुश बहुत हैं। कि जैसे तुमने पिछली बार हमसे ये कहा था, तुम्हें ये चांद ना तारे ना गलियों में उतरती चांदनी अब याद आती है। वो आतिशदान के आगे सिमट कर बैठना और गुनगुनाना याद है तुमको। वो हर लम्हे की बातें और बहुत भीगी हुई रातें, वो पल पल डूबती शामें, वो सर्दी और गर्मी और वो बारिश का मौसम भी, सभी कुछ भूल बैठे हो। समझ में ये नहीं आता कि तुमने इस कदर क्यों झूठ बोला था। मगर हाँ, जानते हैं हम, किसी की जान जाने का अगर कुछ खौफ होता है तो हमको झूठ कहने की इजाज़त मिल भी जाती है। तो फिर किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफ़े में बैठेंगे, ज़रा सा झूठ बोलेंगे। तुम्हें भी ज़िंदा रहना है, हमें भी ज़िंदा रहना है। माँ, थैंक यू। मतलब मैं चाहता हूँ, इसीलिए स्टार्ट लिया मैंने यहाँ से कि वो ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में मोहब्बत का लफ्ज़, मोहब्बत का कितना गहरा ताल्लुक है। बहुत असर है। ज़िंदगी मेरे ख्याल में सिर्फ मोहब्बत बुनियाद है इस ज़िंदगी की। इंतकाम, सख्ती, गुस्सा और सब नफ़रत, सब कुछ इसमें आती है।
मोहब्बत में मोहब्बत से ही स्टार्ट है। यही या जिंदगी स्टार्ट मोहब्बत से है, और जिंदगी में से मोहब्बत निकाली नहीं जा सकती। जो नफरत करते हैं वो भी असल में मोहब्बत होती है, तो नफरत करते हैं ना, किसी के लेते हैं। एग्जैक्टली, अगर नफरत मोहब्बत होती है तो इंतकाम भी लेते हैं, क्योंकि जब डिसहार्ट हो जाएंगे हम मोहब्बत से, तो हम क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, खिचखिचाएंगे, इंतकाम लेंगे, बुरा भला कहेंगे, सब कुछ नफरत करेंगे, तो सब कुछ मोहब्बत से होता है ना। इसलिए लेकिन क्या जिस मोहब्बत का आप जिक्र कर रही हैं वो मोहब्बत जिंदा है आज के इस माशरे में? नहीं, मैं जिस मोहब्बत का जिक्र कर रही हूँ वो अब तो नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। यानी लालच, दूसरी चीज़ें, प्रायोरिटी उनकी चेंज हो गई है, तरजीहात चेंज कर ली हैं, वो मोहब्बत नहीं रही है, ना औरतों में रही है ना मर्दों में रही है, दोनों में नहीं। लेकिन कहीं कहीं है, इतनी ज़्यादा है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहब्बत आपने जो ज़िंदगी गुजारी है पूरी इस दौरान, आप इन लम्हात से या इन एहसासात से गुज़री हैं, और गुज़री हैं तो आपने क्या महसूस किया और प्रैक्टिकली क्या देखा? मैंने मोहब्बत ज़रूर की है, लेकिन मैं बड़ी जल्दी, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं फ़ौरन पीछे हट जाती हूँ। कछुआ नहीं होता, उसे जब खतरा महसूस होता है वो अंदर चला जाता है। इसी तरीके से मेरा है कि मैंने मोहब्बत अगर की है, लेकिन जहाँ मुझे लगा, मतलब मैं अलर्ट ज़्यादा रही हूँ, मैं मोहब्बत में डूबी नहीं हूँ, मोहब्बत में अलर्ट हो गई हूँ। जहाँ महसूस किया मैं एक कदम पीछे चली गई, या एक अपने आप को छुपा लिया, या वो कर दिया, मैंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। मतलब फिर आसरा नहीं रखा। मतलब वो मोहब्बत, जिस मोहब्बत का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका आपकी शायरी में भी इजहार है, और एक एहसास है कि आओ झूठ बोलते हैं, तुमने जिस तरह झूठ बोला था हम भी झूठ बोल लेंगे, तो क्या मोहब्बत में झूठ ही है? मेरे ख्याल में झूठ ही है ज़्यादातर। तो देखो, मैंने इसमें एक्सप्रेस किया है कि मोहब्बत मतलब यहाँ आ गई कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को झूठ बोलना पड़ता है। मोहब्बत कहाँ रह गई? मोहब्बत नहीं रहती ना, मतलब एक ऐसा जज्बा रह जाता है जो हम दिलों में छुपा के बैठे हुए और इजहार नहीं कर सकते। इजहार करते हैं तो झूठ बोलते हैं। और वो जो हम अपने ड्रामों में, फिल्मों में दिखाते हैं, दो लड़का लड़की की कहानियाँ दिखाते हैं जिनके अंदर मोहब्बत है, और उस मोहब्बत की वजह से वो घर तक छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसी मोहब्बतों को दिखा देना इस माशरे के लिए मुनासिब है? नहीं दिखाना। ये लड़की भाग गई और लड़के ने जाके कोर्ट मैरिज कर ली, ये हम देखो माशरे में बहुत बुराइयां हैं जो हम दिखा नहीं सकते। हमारी बेडरूम में टीवी है, बच्चे आते जाते हैं, हम एक राइटर इसलिए हैं, हमारे कंधों पे खाली इसका बोझ नहीं है। हमने खाली कहानी लिख के नहीं देनी और पैसे नहीं पकड़ने, हमें पूरे माशरे का बोझ भी हमारे ऊपर है, उसको सुधारना भी हमारे ऊपर है, उन्हें सिखाना भी हमारे ऊपर है। आजकल मैं देखती हूँ उर्दू नहीं जानते, फिलफॉर लिखा हुआ देखा, फे लाम वाओ रे, जी उनको लोगों को उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता। बिल आखिर भी ऐसे लिखते हैं, बिल आखिर ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल भी ऐसे लिखा जाता है। हाँ, मतलब हम वो लोग हैं जो अश का मतलब
निकालते हैं कि एन से अश जो होता है उसका मतलब है घोंसला। आज तक लोग अश कर उठा कर लिखते हैं, एन से लिखते हैं। अलिफ से लिखा जाता है, अलिफ शीन, अलिफ शीन, अश कर उठना का मतलब बाग बाग होना, और एन शीन का मतलब घोंसला। घोंसला, अच्छा। अच्छा, हम तो मतलब खैर हमारे यहाँ तो एक ज़माने में पीटीवी पे जब आप लिखा करती थी, हाँ, वो ड्रामे भी तरबियत किया करते थे और तरबियत के साथ उर्दू भी सिखाते थे, सही है ना। आज तो उर्दू खबरों में नहीं होती तो ड्रामों में कहाँ से होगी, खबरों में जो इस तरह की उर्दू पढ़ी जाती है। लेकिन हम अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बात करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपने कहा कि यार मुझे इससे मोहब्बत हुई लेकिन इस शख्स ने मेरी कदर नहीं की? मैंने शायद मोहब्बत नहीं की, मैं नहीं, उन लोगों से मैंने तवक्को नहीं रखी। मोहब्बत जिंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में है मोहब्बत, और खुसूसन मेरी ज़िंदगी में है, लेकिन मुझे मिली नहीं है। मैं अब तक उसकी तलाश में हूँ, तलाश में ही रहूँगी और तलाश में ही मर जाऊँगी। वो जज्बा मेरे अंदर है, लेकिन मुझे कहीं कहीं वो जज्बा मिला नहीं है, किसी में नहीं मिला। जिसने कहा कि मोहब्बत है हमें आपसे, उसने भी झूठ बोला। जिसने नहीं कहा और करीब हुआ उसने भी झूठ बोला। मसलन अगर हम कहेंगे कुछ लोग, मसलन वो कौन से लोग थे, कौन से करीबी रिश्ते थे जिन्होंने? नहीं, वो रिश्ते करीबी या दोस्त अहबाब? दोस्त अहबाब में जो थे उनमें कुछ लोगों ने कहा कि जी हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये कि जब मैंने उनको नोटिस किया तो वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं। झूठ बोलते हैं वो। अच्छा, वो जो होता है ना, जो हमारे यहाँ दिखाते हैं ड्रामों में, लड़की लड़के की मोहब्बत और फ्यूचर, देखो ड्रामों की हद तक तो सही है। ड्रामे मतलब लिखने अफसाने, उसमें मोहब्बत आप डाल दें, लेकिन एक्चुअल मोहब्बत है ही नहीं। लेकिन जो हमारे यहाँ एक तस्वुर पाया जाता है आजकल के ख़ास तौर पर लड़के लड़कियों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की या ऑफिस में छोटे मोटे काम करने, जो ऑफिस में काम कर रही होती हैं लड़कियाँ लड़के, कि वो एक दूसरे को देखा और पसंद आ गया और बस अब दीवाने हो गए। वो अट्रैक्शन है, वो मोहब्बत नहीं है। समझते ये लोग हैं, लड़का लड़की दोनों ये समझते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई है। वो मोहब्बत नहीं होती, वो अट्रैक्शन होता है। इसीलिए लव मैरिज नाकाम होती हैं, इसलिए कि वो लड़की कहती है कि तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, लड़का कहता है तुम वैसी नहीं रही जैसे पहले। हालांकि दोनों बेवकूफ़ हैं। दोनों को ये समझना चाहिए कि जिस पल में आपने मोहब्बत की थी आप सच्चे थे, इस पल में मोहब्बत नहीं कर रहे हैं आप सच्चे हैं। आदमी देखो, मुर्दा जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जिंदा चेंज होता है। आपका टाइम गुजर रहा है, आप हर टाइम, हर आने वाले लम्हे के में नया शऊर आपको दे रहा है। हर आने वाला लम्हा आपको नया शऊर दे रहा है, आप उससे मतलब मुतासिर भी हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो वही बातें करे? असल में वो इस जिंदगी की जो हकीकतें हैं उसको समझने के बजाय नहीं, हाँ, वो तस्वुरात में रहते हैं, तस्वुरात में रहते हैं। वो जिंदगी की अपनी उनकी अट्रैक्शन को वो अट्रैक्शन नहीं समझते, मोहब्बत समझते हैं। अच्छा, इसीलिए हासिल हो जाने के बाद, एक दूसरे को हासिल कर लेने के बाद कदर नहीं रहती। अच्छा, वैसे कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ हासिल कर लेने का ही नाम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। हासिल कर लेते हैं तो फिर कदर नहीं रहती ना, मतलब कसक रह जाना ज़रूरी है। वो ज़्यादा अच्छा है। जिंदगी भर आदमी इसी कसक में गुजार दे। हाँ, उसी कसक में गुजार दे, वो ज़्यादा अच्छे है। मतलब वो एक काश ने ज़िंदगी पूरी बदल दी ना। हाँ, वो ज़िंदगी अच्छी है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में जैसे आपने कॉलेज लाइफ भी गुजारी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजारी, और आप राइटर हैं। आप जिस ज़माने में आप राइटर आपने शुरुआत की थी, उस ज़माने की तो नॉवेल ही यानी कि आप लोग होते थे। अब तो हर बंदा ही राइटर बन गया। खैर, तो कॉलेज के अंदर जब आप थीं और यूनिवर्सिटी में थीं, आप कौन से कॉलेज में थीं भी बताइएगा? मैं सर सैयद कॉलेज में। सर सैयद कॉलेज में थी।
लिखा करती थी जब आप जी। उसी वक्त से लिखना शुरू कर दिया था आपने? जी। तो लिखने का ख्याल कैसे आया? क्या कोई ख़ास जहन नहीं। बना किसी वजह से? नहीं, ये बात मैं थोड़ा सा तुम्हें अपना बैकग्राउंड बता दूं। जो मेरी मतलब शख्सियत पे बहुत असरअंदाज रहा, मेरे पापा स्क्रिप्ट राइटर थे, शायर थे, और रेडियो पाकिस्तान पे काम करते थे। रेडियो पाकिस्तान पे स्क्रिप्ट राइटर थे। मैंने उनकी मौजूदगी में मैं आओ बच्चों कहानी सुनो आया करता था। उस ज़माने में फातिमा साहिबा जो थी वो पढ़ती थी, और इसमें ज़हरा प्रोड्यूसर थी। उनसे मैंने कहा कि पापा से मैंने कहा कि मैं लिखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख, तुम साथ चलो, तुम्हें मैं बिठा दूंगा, उनसे मिला दूंगा, तुम जानो वो जाने, तुम कर सकती हो तो वो कर लेना, नहीं कर सकती हो तो शाम को घर चले जाएंगे। उन्होंने असमा ज़हरा से मिलाया, असमा ज़हरा ने कहानी के लिए कहा, मैंने कहानी लिख दी। उन्होंने मुझे एक वाक़या छोटा सा दिया, वली का, एक औलिया का, और वो मैंने पूरी कहानी बना दी। पूरी कहानी लिखी गई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। वहाँ से मैं अपॉइंट कर लिया राइटर की हैसियत से इसमें ज़हरा ने, और मैं लिखने लगी आओ बच्चों कहानी सुनो। उसके बाद वहाँ रही। अच्छा, पापा की डेथ जो है वहीं पे हुई। वहाँ पे हम पाकिस्तान क्वार्टर में थे, पापा को मिला हुआ था घर। उस वक्त ज़ैद बुखारी और बदरुज़्ज़मा अजीम सरवर ये सब होते थे। भट्ट साहब वो थे, डायरेक्टर थे। तो उस ज़माने में जो डेथ हुई ना, तो उन्होंने पापा की जगह पे मुझे स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पे रख लिया। अच्छा। जॉब दे दी, गवर्नमेंट जॉब दे दी। तो मकान भी जो था वो पापा का, वो मेरे नाम हो गया। और उन लोगों ने शनाख्ती कार्ड बनवा के हमारी उम्र पे उन्होंने तीर चलाया कि भाई हाँ वो बड़ा, क्योंकि उन्हें बढ़ानी थी ना। नहीं तो मकान नहीं मिलता ना, मकान नहीं मिलता। फिर जॉब कितने साल की है ये नहीं करता। तो फिर हम, अब वो चलता रहा, अभी भी चल रहा है वो। शनाख्ती कार्ड मैंने चेंज नहीं कराया आपने? नहीं, इतनी बड़े सहूलत मुझे मिली, मैं क्या करूं। अच्छा, वो वहाँ से लिखने का मुझे शौक़ हुआ। उसके बाद फिर मैंने अफसाने भी लिखे, मैंने अखबार जहाँ में दिए और जगह दिए, वहाँ पे कहानियाँ लिखी, आप बीती और जग बीती लिखी, यहाँ तक के नॉवेल लिखे, 7 नॉवेल लिखे। और उसके बाद शायरी की 2 किताबें आ चुकी हैं। एक मैं शायर ख़ुद बनाती हूँ, और दूसरा ये आधा सूरज आधा चांद, ये बना है। आपकी जब आपने, मैं ख्याल में ये जब कॉलेज लाइफ थी भी, यूनिवर्सिटी लाइफ आई, उसके बाद यूनिवर्सिटी में नहीं की, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ आपने सर सैयद साहब ने किया। उसके बाद आप राइटर, उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया। उसके बाद फिर शादी वादी हो गई, फिर लिखने लगी राइटर। तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई है 86 में, शायद 1986 में। तो उसके बाद मेरे जो है ये जो कहते हैं, शादी के बाद मैंने लिखना दोशीज़ा ज्वाइन किया। मैंने दोशीज़ा राना फारूकी छोड़ के गई हैं, तो मैंने ज्वाइन किया दोशीज़ा को। दोशीज़ा की एडिटर रही 12.5 साल, और वो नावल भी लिखती रही, कहानियाँ भी लिखती रही। पता नहीं कितनी कहानियाँ तो जो सीन से शीन खे और दाल जाल से करके लिखी अपने, इसलिए कि हर जगह सीमा गज़ल। अच्छा, नाम चेंज किया? नहीं, हाँ वो किया मैंने। वो कहानियाँ भी आप सैकड़ों कहानी। तो आपके जो हस्बैंड थे वो भी राइटर थे? नहीं, डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, वो इराकी थे। डॉक्टर MBBS डॉक्टर थे? MBBS। अच्छा। हाँ, और फार्मासिस्ट थे। अच्छा। हाँ, तो वो इराकी थे, वो पाकिस्तानी। अच्छा, इराकी थे वो? हाँ, इराकी थे। अरब थे। मतलब पाकिस्तान आके शादी हुई या पाकिस्तान आके शादी? वो आए हुए थे? हाँ जी, वो आए हुए थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके बच्चे भी फिर मेरे ख्याल में वो एक बेटा है अली रजा, वो अमेरिका में। अमेरिका में। अच्छा अच्छा, मतलब वो बेटों में नहीं आए जरासीम नहीं दिखाने के? नहीं नहीं, वो बस सर अभी गए थे हम लोग, करबला गए। अच्छा इमाम हुसैन खुदाम फैमिली के शख्स थे वो, अच्छा फर्द थे खुदाम फैमिली के, और करबला में रहते थे। ये लोग करबला में लेके गई हूँ, डेड बॉडी जब गई है अच्छा, इनकी। वहीं गई है फिर? हाँ वहीं लेके गई मैं। अच्छा, और इंतकाल कब हुआ उनका? इंतकाल हुआ 2009 में। अच्छा, चलिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अब हम आते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ। आपने कितने अफसाने लिखे हैं टोटल? चंदा ये मत पूछो, मैंने बेपनाह लिखे, मैंने गिनती नहीं रखी। 400 सीरियल मेरी ऑन एयर आ चुकी। 400 सीरियल ऑन एयर है? 400 उसके सीरियल ऑन एयर? 400 सीरियल ऑन एयर आ चुके हैं। उसके बाद तो मैंने लिखना छोड़ दिया कि मैं मतलब तरतीब देनी जो शुरू शुरू में तो बहुत मज़ा लेके लिखा ना, हाँ। कि ये लिखी वो लिखी वो लिखी। उसके बाद लिखना छोड़ दिया, इसलिए कहाँ तक लिखूं। अब देखो आसिफ रजा मीर को अभी दी मैंने, 2 साल में बीमार रही, 2 साल में इससे बाहर रही, मीडिया से अलग रही, बहुत बीमार रही, 2 दफ़ा वेंटिलेटर पे गई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होने के बाद मैंने आसिफ रजा मीर को एक सीरियल दिया, किस मोड़ पे ले आए, 30 एपिसोड का। उसके बाद मैंने 7 स्काई का 55 एपिसोड का लिखा है मैंने, और आंगन की चिड़ियाँ वो शूट हो रहा है। दूसरा लिख रही हूँ आज 7 स्काई का, फिर निकाली गई औरत। एक किड जोन है चैनल, वो लोग अपना चैनल लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए? नहीं, बच्चों का तो है, किड जोन तो है, हाँ। इंटरटेनमेंट का लेकर आ रहे हैं, उनके लिए लिखी है सीरियल दिल से। अच्छा, वो लिख के दिया। अब तो 4-5 सीरियल तो ये हो गई। तो उससे पहले अलग है वो बहुत सारी? उससे पहले वो बहुत है, मतलब इतना ना, मवाद जहन में मुझे आना। नाम नहीं याद यार, नाम नहीं याद, यकीन करो। मुझे ये हैरत हो रही है, इतना मवाद जहन के अंदर आया ना, मतलब कहाँ से? अल्लाह 400 सीरियल अभी लिख रही हैं, अफसाने आपने लिखी है, तो उसके नॉवेल लिए लिखी एक आम है। आदमी, मैं समझता हूँ कि अगर देखने वाला हमारा मतलब एक नौजवान जो आजकल का है, वो आगे आना चाहता है अगर, तो वो सीमा गजल बनना चाहता है, तो वो क्या करे? वो मतलब उसकी जहनी सलाहियत क्या होनी यार चाहिए? उसकी जहनी सलाहियत तो देखो ना, लेकिन एक तो ये कि मैं पूरा मशहूर है ये कि मैं 2 दिन में एक सीरियल एक एपिसोड लिख देता हूँ। तो नहीं लिखते, इतना जल्दी नहीं देते राइटर, मैं बहुत जल्दी देती हूँ। मैं चांदनी रातें जिसको अवार्ड मिला था, वो मैंने 13 दिन में लिखी थी, 13 एपिसोड होते थे, टीवी पे चलते थे 13 एपिसोड, वो 13 दिन में 13 एपिसोड लिखे थे। फी देने के मेहंदी जिसको जो मशहूर हुआ जिसको अवार्ड मिले, वो मैंने 22 दिन में लिखा था, 13 एपिसोड 22 दिन में लिखे थे। तो हमसे जुदा ना होना और ये आना, ये सब मैंने लिखे हैं, तो मतलब महीने के अंदर अंदर बहुत आराम से लिखे हैं। टीवी भी देखा, ताश भी खेले, और वो अपना सब, हाँ, घर का सारा काम हम भी किया और लिखा भी उसमें सारा। वो जब आप लिख रही होती हैं तो आप कहाँ होती हैं, मतलब सीमा गजल इस दुनिया में होती हैं, उस तस्वुर में होती हैं? मैं उस देखो, पढ़ने के बारे में क्या कहते हैं लोग कि एक नशिस्त में पढ़ना चाहिए। अच्छा अफसाना वही है जो एक नशिस्त में पढ़ ले, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर उसमें चले जाते हो, उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं, तारी कर लेते हो। हाँ, आप एक नशिस्त में आप उसे तोड़ना नहीं चाहते, उस कैफियत को। वो कैफियत एक खास होती है ना, उस कैफियत में चले जाती हो तो आप तोड़ना नहीं। अगर तोड़ दिया तो इसका मतलब अफसाना सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मजे का। अगर 2 दफा 3 दफा करके पढ़ रहे हो तो वो अफसाना अच्छा नहीं है। जो चीज तुम्हें रोकने ना, मतलब उठने ना दे, वो एक चीज।
मैं लिखती हूँ तो मैं एक कैफियत में लिखती हूँ। वो कैफियत क्या होती है? वो कैफियत, बस वो कैफियत, वो पूरी कहानी। यार मुझे बताओ, आसमान छूने तो मैंने 100 एपिसोड लिखे, तुम्हारे ख्याल में मैं पढ़ती होंगी पिछले एपिसोड जो आगे लिखती हूँ? नहीं हाँ पढ़ती। भाई, तुम मतलब कैसे? नहीं पढ़ती। मैं आखिरी सीन देखती हूँ, मुझे सब याद आ जाता है। मैनरिज्म, किसका लहजा, कौन क्या जुमले के बोलता है, कौन किस तरह से बिहेव करता है, सब कुछ याद आता तो है। लिखते हुए मिसाल के तौर पे आपकी अपनी ज़िंदगी का उसमें असर होता है हाँ, कि असर होता है। कौन सा ऐसा ड्रामा, अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा ड्रामा है सीमा गदल का जो सीमा गदल ने लिखा तो वो उनकी ज़िंदगी को पूरा अट्रैक्ट करता है? कहाँ तुम, कहाँ ये, या कहाँ से कहाँ गए, या यहाँ थे कहाँ गए, कुछ मुझे नाम याद नहीं है। या मेरे ख्याल में तुम कहाँ हम कहाँ करके कुछ था। उसमें सादिया इमाम थी, नुमान एजाज थे, हुमायूं सईद थे। वो एक थी मेरी कहानी जिसमें मेरी ज़िंदगी का काफ़ी कुछ उसके अंदर था। क्या था उसका ड्रामे का, वो क्या था? अगर थोड़ा सा बताना चाहें, ड्रामा क्या था वो ड्रामा मतलब मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन आपकी ज़िंदगी पे वो बेस करता था। आपकी ज़िंदगी में जब हम पढ़ते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, हाँ, और जब थोड़ी सी मैं तहकीक शुरू करता हूँ, ऐसे पता है आप तो अपनी सीनियर है कि मैं अगर पढ़ना शुरू करूँ तो ठीक ठाक वक्त लग जाता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। कहीं बहुत बेहतरीन ज़िंदगी नज़र आती है, कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत तलखियाँ नज़र आती हैं। तलखियाँ क्या थीं और तलखियों ने क्या आपको तोड़ा कि आपको मजबूत किया? तलखियों ने मुझे मजबूत किया। मैं जहाँ बेहोश हो जाती है औरत, वहाँ जहाँ मर जाती है वहाँ मैं बेहोश भी नहीं हुई। मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने ज़िंदगी, मतलब मेरी ज़िंदगी नॉर्मल औरत की ज़िंदगी नहीं है। मैं तरसती हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल औरत की ज़िंदगी होती। मैं भी ऐश करती नॉर्मल, मियाँ ना बिजली का बिल का मसला होता, ना गैस का मसला होता, ना कुछ, मियाँ सब कमाते, मियाँ सब करते और मैं घर में ऐश करती। मैंने पहले दिन से मुझे मेरे हाथ में बिल हुए हैं, बिजली के, गैस के और पानी के, ये सारे। मैं मतलब मुझे दुख अगर मिले हैं तो उन दुखों ने मुझे मजबूत किया है। मैं पहले से ज़्यादा मैं डरती बहुत हूँ। मतलब मैं इससे डरती हूँ कि मतलब मैं गिर नहीं सकती। मैं मतलब गिर नहीं सकती, मैं बेहोश नहीं हो सकती, मैं गिर नहीं सकती, इसलिए कि मतलब मालूम नहीं ना, टाइम निकल जाएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा, वो मुझसे, मेरे हाथ से निकल जाएगा। मतलब हालात का मुकाबला करना है, चाहे हालात जैसे भी हों। जैसे भी हों। तो वह जिन हालात का आप जिक्र करती हैं, जिनमें आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आई बहुत ज़्यादा, हाँ, और जब आपने उन जिम्मेदारियों को उठाया, तो आपके अतराफ़ में जो लोग थे, आपके हस्बैंड हो गए या आपके, उन्होंने जिम्मेदारियों को क्यों नहीं उठाया? मुस्तफ़ा कुछ हालात इस तरह के रहे कि मतलब मैं कुछ कर नहीं सकी, मैं मजबूर भी हो गई। मिसाल के तौर पर शौहर इराक के थे, उनको वर्क परमिट नहीं मिला, ओरिजिन कार्ड मिल गया लेकिन वर्क परमिट नहीं दिया। नतीजा ये कि वो जॉब नहीं कर सके। मैं करती रही, मैं भरती रही, मैं करती रही। मैंने इतना वो कर दिया, यानी इस हिसाब से उनको किया। मतलब मुझे किराया उनसे मांगना अच्छा लगता था कि मुझे किराया देते। मुझसे मेरे बहन भाई कहते थे तुम लाखों कमाती हो और तुम एक सूट के लिए पूछ रही हो। उन्होंने कह दिया बादन तो तुम चल पड़ी। घर आके मैं लड़ी हूँ कि वो मुझे सूट इतना अच्छा लगा था, वो आपने हो, कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि आप इतना पसंद था, आप जाके ले लेते। नतीजा ये कि मतलब मैं देखती थी ना कि वो खुद, मतलब वो घर के, मतलब
मेरा हाथ बटाने, डाइनिंग टेबल पे वो कभी खाली हाथ ना आए ना खाली हाथ गए। मतलब अच्छे बहुत थे वो, फिर लेकिन मजबूरी उनकी ये थी कि वो काम नहीं कर सकते थे। काम उनको यहाँ नहीं मिला, नहीं मिला। और वो मतलब जितना साहब की शादी रही उस दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई नहीं किया। तो घर का खर्चा आपकी से ही चलता रहा। आपने एक बड़ा अहम जुमला बोला कि अभी के बड़ा अच्छा लगता था आपको कि आप शौहर से मांगें कि लाओ शौहर दो। है, हाँ। ठीक है ना? देखो ये मुझे लोगों ने कहा, बहन भाई ने मुझे कहा कि तुम लाखों कमाती हो, तुम आगे से। मैं कहती हूँ ये उसका दर्जा है, उसका दर्जा है, मैं सब उसको देती हूँ और उससे मांगती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे मतलब मैं वो करना चाहती हूँ जो कुदरत ने जो जैसे रिश्ते सुपीरियर बनाया है उसको सुपीरियर। मतलब मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कमा रही हो तो वो कह दें कि लात मारते हैं हम शौहरों को और मर्दों को, भाड़ में गए ये, हम कमा रहे हैं। कमजोर होती है औरत 4 चीज़ें कमाती है तो 4 दिन कमाती है तो ताना देती है औलाद को और शौहर को कि मैं कमा रही हूँ। तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती अपने औलाद को या उनको ताना दूं कि भाई मैं कमा रही हूँ। यार मतलब हालात ऐसे हैं कि मैं कमा रही हूँ, आप खा रहे हैं, आप खुदा ने आपको इस तरह भेजा है तो ठीक है। लेकिन आप तो सब लोग चैलेंज कर रही हैं उन लोगों को जो औरत मार्च वाले हैं हाँ, कि मेरा जैसी मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी। मैं नहीं मानती। एक वो था, इंटरव्यू था, मुइज़ करते थे मेरे ख्याल में, उसमें थे, चैनल मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर वो औरत वो जो उनकी तो सरबरा थी वो आई। तो मुइज़ ने मुझे कहा कि वो आपको सवालात आपको बता दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बताओ, मुझसे पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी। तो उसने तारुफ करा दिया कि ये औरत फाउंडेशन की सरबरा हैं। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में उनसे कोई बात नहीं की। जब लाइव आया ना शो तो मैंने कहा अच्छा आप वो हैं जिन्होंने औरत को इंसानों से अलग किया है। तो कहने लगी कि नहीं, इंसानों को। मैंने कहा नहीं, एक नॉर्मल इंसान थी ना, औरत मर्द सब, तो आपने औरत फाउंडेशन बना के इंसानों से उसको तो अलग कर दिया, तो आप वो हैं। तो मुइज़ मुँह दबा के यहाँ से मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आपको तो काफ़ी अभी जैसे पिछले दिनों भी 10 मई को भी हुआ है, बाहर निकले, सड़कों में सब निकले हैं, शीमा किरमानी सब लोग निकले हैं। हमारे मास्टर का एक अजीब मामला है, आपने जो ज़िंदगी गुजारी है और आज की जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, जब मैंने कुछ तो मैं कमाऊँगी और फिर मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी होगी। ये बेकार की बात है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है। ये सब बेकार की बातें। कमाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुपीरियर हो गई। मर्द से सुपीरियर आप नहीं हैं, इसको मान लीजिए। अगर बच्चा पैदा करना है या नहीं करना या क्या करना है, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नहीं चलता, इस तरह से नहीं चलता। आपको हाँ ठीक है, जो बातें हैं जायज़ और कुदरत ने रखी है आपको, वो आपके राइट है करने, वो आपके राइट है, वो आपके राइट है। मतलब देखो, खुदा ने कहा हुआ है कि अगर शौहर ज़बरदस्ती करता है बीवी के साथ भी तो वो भी गलत है। वो इसी तरह बीवी से ज़बरदस्त करती है तो वो भी गलत है। तो फिर कहाँ का मेरा जिस्म और मेरी मर्जी रह गई, कहाँ की रह गई? हमारे आप जो बातें कर रही हैं ना, वो आजकल के लोग बड़े मतलब काफ़ी लोग मुखालिफ होंगे आपके इस वक्त। लेकिन आजकल हमारा जो नौजवान है, हमारी जो बच्चियां हैं जो ड्रामा देखती हैं, ड्रामों में उनको बगावत दिखाई जा रही है कि घर से मतलब तुम्हारा बाप अगर तुम्हें रोकता है तो तुम बागी बनो,
तुम्हारी माँ तुम्हारे होती बागी बनो। आपके ड्रामों में जो चीज़ें होती हैं वो एक्सेप्ट कैसे हो जाती हैं, वो कैसे बन जाते हैं ड्रामे? वो देखो, बात ये कि वही चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं जो नेचुरल हैं। मेरे ड्रामों में जो चीज़ें हैं वो इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेंगी और इनको पसंद करना पड़ेगा, इसलिए कि वो इन चीज़ों में नहीं है। वो मतलब जो माशरा है, जो हमारा मज़हब है, जो हमारा कल्चर है, जो रिवायात हैं, उससे मुताल्लिक़ है। आप बाप को, अब वही बात आ जाती है ना कि औरत कम ज़र्फ़ है, वो औरत जो कमा के ही कहती है, ताना देती है कि मैं कमाती हूँ। ये गलत है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हो, आपको तालीम कौन दिला रहा है? बाप दिला रहा है ना, वो हिफाजत कर रहा है, भाई कर रहा है ना। आप बड़ी हो के जब कमाने के लायक हो जाती हो तो बाप से कैसे बगावत कर सकती हो? हमारा तालीमी निज़ाम ये चाहिए करवा रहा है, या हमारा मीडिया करवा रहा है, या कौन है जो बच्चियों को बागी बना रहा है? ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, और जो लड़कियां शादी होके जाती हैं वो तो उनकी समझ में सब आ जाता है कि उनको क्या करना है, कैसे रहना है। ये खामखा की बात है। ये इन्होंने पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि किन किन लोगों ने बनाए हुए ऐसे ऐसे अजीब अजीब। मैंने वो देखे वो कार्ड उठाए हुए हैं ये लड़कियां। ये क्या बेवकूफ़ी है ये? बाहर आती है। आप कहते हो कि मेरे काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे मुखालिफ निकलेंगे। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मुखालफत करते हैं तो करते हैं, लेकिन मेरी चीज़ को पसंद क्यों करेंगे? मेरे यहाँ तो ये नहीं आता। मेरे यहाँ तो रिवायात बरकरार हैं और ड्रामे चलते भी है। हाँ, पसंद भी करते हैं और फिर अब भी करते हैं, और उसमें वो चीज़ें होती हैं जो रिवायातें हमारी वो पसंद की जाती हैं, हमारे माशरे में पसंद की जाती हैं। आने वाले दिनों में आपके नए ड्रामे कौन से आ रहे हैं? हाँ, नए ड्रामे मैं बताती हूँ। एक मैंने बताया, एक आसिफ रज़ा मीर को मैंने दिया है, किस मोड़ पे ले आए, और एक 7 स्काई का शूट हो रहा है, आंगन की चिड़िया, वो शूट हो रहा है, इंशाल्लाह आएगा। जब आएगा जब बताऊंगी मैं। उसके बाद किड जोन वाले एक नया चैनल लेकर आ रहे हैं, उनके लिए लिखा है दिल से। 7 स्काई का एक और लिख रही हूँ, फिर निकाली गई औरत। फिर निकाली गई औरत में क्या है मतलब? निकाली गई औरत का कोई घर नहीं होता। ये तस्वीर क्यों है कि औरत का घर नहीं? हाँ, नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये मतलब हम तो ये कहते हैं कि यार वो जो बीवी है मेरी, या मेरी बेटी है, या मेरी माँ है, वो घर उसी का है। तुम कहते हो। नहीं, माशरे की बात कर रहा हूँ, अमूमन हमारे माशरे में बात नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा एक सीरियल था, औरत का घर कौन सा, जिसको 5 सदारती अवार्ड मिले। वो अब्दुल्ला कादवानी का और हिमायूं सईद का था, प्रोड्यूस उन्होंने किया था। ये तकरीबन क्योंकि अब्दुल्ला कादवानी को ये था कि फिर का ये जो है औरत का घर कौन सा, ये दोबारा लिखी जाए, इत्तफाक से मेरे से में आई है, तो फिर निकाली गई। और देखो, औरत जब लड़की माँ बाप के घर होती है, माँ बाप कहते हैं कि तुम ये नहीं साड़ी नहीं पहन सकती, इसलिए कि हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियाँ साड़ी नहीं पहनती, नहीं तुम नाक नहीं छिदवा सकती, कुंवारी लड़कियाँ कम है लेकिन है, ऐसे ही है। अच्छा, साड़ी नहीं पहन सकती, अच्छा अपने घर जाके करना, ये फैशन अपने घर जाके करना, ये चीज़ें अपने घर जाके करना, ससुराल जाके करना। जब ससुराल पहुँचती है तो सास कहती हैं ये सेटिंग क्यों चेंज की, मैंने 20 साल में जाके ये घर बनाया है, तो तुमने आके कैसे 4 दिन हुए तुम्हें आए हुए, तो तुमने वो ये मेरा घर है, यहाँ पे जब तक वो जिंदा रहेंगी उन्हीं का हुक्म चलेगा, तो उसका घर नहीं होता। शौहर से शिकायत करती है,
शिकायत क्या करती है औरत? 2 दफ़ा कहती है, 3 दफ़ा कहती है, चौथी दफ़ा खामोश हो जाती है। वो समझती है कि इसमें तिलों में तेल नहीं है, वो खामोश हो जाती है। सोचती है कि औलाद होगी मेरी तो मैं, और सास नहीं होंगी और औलाद होगी तो ये मेरा घर होगा, फिर मैं चलाऊंगी। अब जो बहुएं आ रही हैं वो कहती हैं कि कौन सा घर? आपका क्या, ये हमारा घर है, हम अपना घर छोड़ के आए, इसलिए कि वो तरबियत बदल गई ना। तो औरत मतलब वो बीवियां औरत से कहते हैं, वो अपने शौहरों से कहती हैं कि इनको ओल्ड हाउस छोड़ के आओ, ओल्ड हाउस में पैसे दे देंगे, हम खिदमतें नहीं कर सकते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर देखें या इनको देखें या वो लड़के जो हैं वो बेटे या ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं। लेकिन आपने भी जिक्र किया जैसे वो सास जो कहती है कि 20 साल मैंने इस घर को अपने कंट्रोल में रखा है, तो 20 साल तो वो घर उसी का रहा ना, उसी हुक्मरान तो वही रही वो सास। तो वो बात सुनो ना, तो वो जो है बहू जो गई है उसका घर तो नहीं हुआ ना। तो 20 साल बाद उसका हो जाएगा, नहीं तो वो जो सास है, वो जो 20 साल में बना, उसकी भी तो सास थी ना। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक इसको ऐसा बना दिया है कि मतलब अगर मैं अपने माशरे की बात करता हूँ, पाकिस्तानी माशरे की बात करता हूँ, तो हमने हमारे अमूमन घर में ख़वातीन के पास मर्द आके पैसे देता है कि यार ये महीना तुम्हें चलाना है खुद। उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक दावा भी है कि ये घर मेरा है, पैसे मेरे हाथ में है। तो ये इस तरह क्यों हम इस तरह मजलूम बना देते हैं कि औरत का कोई घर नहीं है? नहीं, मजलूम नहीं बनाते हैं, वो बहुत कोशिश करती है, वो खामोश हो जाती है। मतलब शौहर पहले दिन ही कह देता है कि माँ से बहस नहीं करना, ठीक है, पहले दिन ही कह देता है, फिर भी वो खत्म करती हो है। जाती है बहस। आज जो लोग बहस करते हैं उनके घर टूट जाते हैं ना। वो तो क्या करना चाहिए फिर उसको? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त करे। मेरे ख्याल में तो मेरे ज़माने में तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे ज़माने में तो जो मैं लिख रही हूँ वही सही लिख रही हूँ। अच्छा, वैसे एक और बात बड़ी अहम है कि हमारी अमूमन ये दिखाया जाता है कि औरत बहुत मजलूम है और औरत पे जुल्म हो रहा होता भी है हमारे माशरे में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। औरत कमज़ोर होती है, ज़ाहिर सी बात है, उसके साथ मर्द जो होता है ताकतवर होता है, वो जुल्म कर देता है। लेकिन एक मर्द जो बाहर सुबह से लेकर रात तक घूम रहा है, फिर रहा है उस घर के लिए, जो हमारे यहाँ दर्स भी हो रहा होता है, मसाजिद में भी हो रहा होता है, मदारिस में भी हो रहा होता है, तो वो सब फोकस होता है इस पे कि माँ क्या चीज़ है। जो हमारा ड्रामा भी दिखा रहा होता है उसमें माँ को मजलूम बना के और माँ को दिखाया जा रहा होता है कि माँ ने तुम्हारी बहुत मेहनत से परवरिश की है, यहाँ तक पहुँचाया है तुम्हें। बाप का वो तस्वुर जो है उसको नहीं मुदम कर दिया इस पूरे नहीं, मामले में? गलत किया ना। बाप का भी एक पूरा भरपूर किरदार है, बल्कि बाप तो इतना ज़र्फ वाला होता है, वो सारी उम्र कमाता है औलाद के लिए और कभी नहीं पलट के ताना देता कि मैंने कमाया है और तुम पे लगाया है। औरत 4 दिन कमाएगी, वो औलाद को और मियाँ को ताना दे देगी कि मैं कमा कर लाई। तो बाप के साथ गलत करते हैं, अगर ये लोग करते हैं तो गलत करते हैं। बाप का भरपूर किरदार है। आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, पिछले दिनों भी हुए हैं कि लड़कियों ने माओ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। आपने भी पढ़ा होगा अखबार में। मैंने पढ़ा। और वो किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, शादीशुदा माँ, 3 बच्चों की माँ, और वो किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई और उसने फिर 3 बच्चों को कत्ल करके भाग गई कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। इस रवैये को क्या कहेंगी आप? और दूसरी बात ये कि ये रवैया क्यों आ रहा है? देखो, मैं बहुत मोहतात होके कहूँगी, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन ये हकीकत है, आप नोटिस कर लें कि ये पंजाब में ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो बलूचिस्तान है, सिंध है या KPK है, वो उसमें नहीं हो रहा जो जितना पंजाब में हो रहा है। तो पंजाब में कत्ल करने का इतना क्यों
कभी शौहर को मार के खिचड़ी पका ली, बिरयानी पका ली, कभी बच्चों को मार के। ये क्यों हो रहा है? ये क्या वजह है? उस माशरे, उस सूबे में ऐसा क्या वो हो रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मतलब वो शौहर कैसे हैं? वो शौहर ताने क्या देते हैं? औरत यहाँ तक पहुँचती है कि वो अपने बच्चों को मतलब मैंने ये सुना ना कि वो कहता था शौहर के तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं। तो आप बदकिरदार एक औरत को आप तलाक दे देते उसी वक्त। आपको क्या ज़रूरत थी ये बात करने की और रखने की? साथ रह भी रहे हैं, रख भी रहे हैं, मतलब वो। लेकिन ये भी तो है ना, इसी हमारे कराची शहर में हुआ है कि जिसमें केसेस हुए हैं मुख्तलिफ हवालों से कि एक औरत है सोशल मीडिया के ज़रिए वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई और उसने फिर अपने शौहर से बगावत की और चली गई। तो क्या एक औरत जिसको हम कहते हैं वफा का नाम देते हैं औरत के लिए, उसके लिए जायज़ है कि वो अपने शौहर को नहीं, वो मेरे ख्याल में वो शौहर से अलहदगी कर सकती है, खुला ले सकती है। मतलब तमीज, जो काम बदतमीजी से किए जा रहे हैं वो तमीज से भी तो हो सकता है। मतलब ये बात जायज़ है कि अगर वो मियाँ बीवी दोनों के लिए, कि मर्द औरत दोनों के लिए ये बात, इसको आप समझती हैं कि अगर वो शादी के बाद भी चंद 10 साल बाद उनको समझ में आए कि नहीं यार फलां लड़की या फलां जो मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ या इन्वॉल्व हो गई हूँ मैं और मुझसे मोहब्बत करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ? हाँ, बदल से आप खुला और तलाक करने के बाद आप ये ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारे माशरे में नतीजा कुछ भी निकले, नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं ना इन बातों के। जो शौहर को छोड़ के आ जाएगी, बच्चों को छोड़ के आ जाएगी, वो क्या वफा निभाएगी दूसरे से? जो 20 साल 30 साल मर्द के साथ रही और छोड़ के आ गई, इसका मतलब है कल को 15 साल 10 साल के बाद फिर वो चली जाएगी। हाँ, एक और बात ये हमारे यहाँ आप कुछ मौलवियों के देखते होंगे, बड़े उनके दर्द आते हैं इस बारे में कि एक मर्द को 3-3 4-4 शादियाँ करनी चाहिए। कोई ड्रामा आपने ऐसा बनाया कभी, या आप इसके हक़ में हैं? नहीं, मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। हालांकि मैं जो लिख रही हूँ, जो लिखा है मैंने, उसमें मैंने सेकंड मैरिज करवाई है, लेकिन वो इसलिए करवाई है, उसकी वजह है ठोस। जो शौहर, बीवी मुतकब्बिर बहुत थी, बीवी को पैसे पे बड़ा नाज था, वो सीधे मुँह बात नहीं करती थी शौहर से और क्लास का ताना देती थी। तो वो शौहर जो था वो फिर कनाडा जाता है तो वो दूसरी शादी कर लेता है। ये है मतलब उसमें। लेकिन अगर एक आदमी एक बीवी रखते हुए 2-3 नहीं, शादियां ये तो नहीं कर सकता? 2 3 4 ये उछलते हैं जैसे इकरारुल हसन उछल रहे हैं 3 शादियां करके। आपने हक तलफी तो की है पहली बीवियों की, उनके सामने तो चक्कर नहीं चलाए होंगे ना आपने, उनके पीछे चक्कर चलाए होंगे। उसके बाद शादी करके आ गए, आप समझ रहे हैं कि आप बड़े मर्द हैं। वो तो कह रहा है इंटरव्यू में, उसने इकरार ने कहा है कि मेरी जो पहली बीवी थी उसको पता था दूसरी बीवी से मैं मामला चल रहा है मेरा, मैं शादी कर दूसरी, इस तरह सबको पता था। तो नहीं, तो इसका मतलब ये कि वो बीवियां भी खराब की हैं ना तुमने, लड़कियां भी खराब की हैं। हमारी क्यों उसको इतना वो बना दिया गया है कि अगर एक मर्द 2 शादियां नहीं कर सकता, 4 शादियां नहीं, क्यों कर सकता है? मुझे पता है। आप पहली के हक पूरा करते हैं क्यों नहीं आप नहीं हुआ, उसके बाद फिर आप खाली पैसे देना तो नहीं होता कि पैसे दे दिए, खर्चा आपको चल पता रहा है कि है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा इंसानी हुकूक, उसने जारी की थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तलाक़ याफ्ता ख़वातीन की तादाद जो है वो दुगनी हो गई है। तलाक़ याफ्ता ख़वातीन की तादाद जो अकेली सिंगल मदर रह गई हैं वो। इसी तरह जो बेवाएँ ख़वातीन हैं जिनकी 30 से करीब 30 की उम्र है, 28 30 25 30, उनकी तादाद भी दुगनी हो गई। मुझे भी तादाद याद नहीं आ रही। बहरहाल ये ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, कोई ऐसा इनका क्या हक, इनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक कुंवारा लड़का तो एक बच्चे की माँ से शादी करेगा नहीं करता वो, क्योंकि हमारी ये भी गलत है, लेकिन वो नहीं करता। एक मर्द है जो कि वो अफोर्ड कर सकता है 2 शादियाँ, उसके बाद पैसा है, तो उसको माशरा या उसकी बीवी नहीं करने देती, तो गलत नहीं है ये? नहीं, गलत नहीं है। 2-3 शादियाँ नहीं। देखो, जो औरत तलाक लेके बैठी हुई है और सिंगल मदर है,
वो तलाक क्यों लिए? कोई वजह होगी ना। अगर मर्द ख़राब था तो वो तलाश कर लेगी कोई अच्छा। तो अगर बच्चा है तो बच्चे के साथ आप शादी क्यों करना चाहती हैं? दूसरी शादी क्यों करना चाहती हैं? दूसरी शादी मर्द क्यों करना चाहता है आपसे? ये तो नहीं हो सकता। ये हो देखें, खाली पैसा देना, घर देना और ये हक नहीं होता कि औरत का हक है ये। मतलब धोखा दे के नहीं करते हैं ना। नहीं, हमने क्यों धोखा अपने दे माशरे के। में बना लिया है कि मतलब आपके शौहर जो हैं जो इराकी थे और अरब कंट्री से थे, अरब मुल्क में ये बहुत रुझान है इस बात का कि एक आदमी 2-2 3-3 शादियां करता है। हमारे यहाँ हमारे माशरे में इस पर क्यों इतना ज़्यादा बना दिया गया है? नहीं तो हमारे यहाँ तो वजह यही है ना कि हमारे यहाँ 4 शादियों की इजाज़त तो दे दी है। उस ज़माने में दी थी जिस ज़माने में जंग दूबदू लड़ी जाती थी और मर्द मारे जाते थे। औरतें घरों में होती थी। उस ज़माने में हालात देख के की गई थी। इस ज़माने के लिए वो 2 शादियाँ 3 शादियाँ ज़रूरी नहीं है। वो नहीं हो सकता। चले अच्छा, क्या एक औरत को या एक मर्द को मोहब्बत हो सकती है दोबारा? दोबारा मोहब्बत हो सकती है, फिर वो सच्ची मोहब्बत लेकिन कहाँ है? सच्ची मोहब्बत हो सकती है। लेकिन बात यही है, मोहब्बत तो सच्ची होती है। बात यह है कि हासिल करना है या नहीं करना। हासिल करके खाक में मिला देना है या ये ज़िंदगी को एंजॉय करना है। मतलब एक आदमी है, एक शख्स है जिसने किसी को पसंद किया और ज़िंदगी गुजारी, लेकिन नहीं हो सकी शादी, ठीक है नहीं हो सकी, तो उसके इश्क में दिखाते हैं ड्रामों में, फिल्मों में, पूरी ज़िंदगी गुजार दी उसने उसी की तमन्ना में, उसी की आस में, उसी की कसक में। वो आदमी या वो औरत क्या दोबारा से किसी से मोहब्बत में इन्वॉल्व हो सकती है, या वो जज्बा जो है वो एक ही दफ़ा आता है बस ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो दोबारा आ सकता है। दोबारा किसी से भी अट्रैक्ट हो सकता है और मोहब्बत हो सकती है। ये तो ड्रामों में पता नहीं क्यों दिखाते हैं कि मज़ार पे जाके बैठ गया और वली बन गया। ये खामखा की बातें हैं, ड्रामे की हद तक बातें हैं ये। बाकी दूसरी मोहब्बत में इन्वॉल्व भी हो सकता है। हाँ, उससे बहुत सी बातें आती हैं कि जो वो अपने आप पे लगाता है या अपनी बीवी से छुपाता है या क्या करता है, उस औरत के साथ क्या कर रहा है, उसकी हक तलफी तो नहीं कर रहा है, इसकी हक तलफी तो नहीं कर रहा है। ये सब बातें सब अलग हैं, लेकिन हो सकती है, मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत हो सकती है। चलें, ठीक है। बहुत सारी गुफ्तगू है और बहुत सारी गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन जिस तरह हमारी इब्तिदा शायरी से हुई थी, आगाज़ हमारा, तो इख्तिताम भी हमारा शायरी पे होना चाहिए। आपकी नई गज़ल यार नज़्म मुझे बहुत पसंद है ये। बताएं। इसका नाम है असासा। मैं अपनी कीमती चीज़ें भी अक्सर भूल जाती हूँ। कहीं भी जाके ठहरूं मैं, किसी के पास भी जाऊँ, कभी टेरेस, कभी आंगन, कभी कमरे में भी अक्सर, कुछ अपनी पिछली यादों को, कभी कुछ चांद रातों को, और अक्सर रात बुने से कुछ अधूरे ख्वाब के गुच्छे वहीं पर छोड़ आती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। वो मैं जो आखिरी मौसम में तुमसे मिलने आई थी, तो कुछ तारे, चमेली की बहुत थोड़ी सी खुशबू, मोहब्बत के सुनहरी नरम रेशम से बने बेसाख्ता जुमले यहीं पर रह गए मेरे। यहाँ दीवार पर मैंने चमकता चांद छोड़ा था। हंसी के मोतियों की एक माला थी जो तुमने गिफ्ट में दी थी, यहीं पे रह गई वो भी। मैं ठहरूंगी नहीं, मुझको बस अपनी कीमती चीज़ें ही लेनी हैं। तुम्हें जहमत बहुत होगी, मगर ये सब मुझे दे दो। तुम्हारे पास तो दुनिया के अब सारे ख़जाने हैं, मैं खाली हाथ बैठी हूँ, यही मेरा अहसास है।
यादें हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा वक्त बहुत दिया शुक्रिया, बहुत और आपका दिल तो चाहता है कि बात किए जाएं और चाहूँगा कि आपसे दोबारा टाइम लें, फिर आए आपके पास इंशाल्लाह, तो बैठें इंशाल्लाह जब आओगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह ताला सेहत दे। मैं सुनने वालों से कहता हूँ कि आज हमने थोड़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम किया है और सियासत और मसाइल से हट के कुछ ज़िंदगी की हकीकतों को खंगालने की कोशिश की है और ना जाने कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ, कहाँ तक आप लोगों को इस प्रोग्राम में कहाँ तक मज़ा आया है। लेकिन यकीनन सीमा ग़ज़ल साहबा को सुन के यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा प्रोग्राम, इस बारे में आगाह कीजिएगा। MHS स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा और सीमा ग़ज़ल साहबा से अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में करें, हमारे पेज पे जाके करें। हम इंशाल्लाह आपका जवाब इनसे लेके आप तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।